चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एनडीए का एग्जाम जो भी 12th अप्रैल को हुआ. विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस. आई एम टेकिंग 2 ऑफ योर सेक्शंस, दैट इज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. सो स्टार्ट करिए पहले क्वेश्चन के साथ. पहले क्वेश्चन में क्या बोलता है? वो बोलता है व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द x इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. x अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और y नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, दैट मीन्स एटॉमिक मास की वो बात कर रहा है. प्रेजेंट इन S16 एंड 32. देखिए वो क्या बोलते हैं, S16 32 2 माइनस, राइट. अब हमको ये पता है जो नीचे लिखा जाता है दैट डिनोट्स विद S एंड दैट इज एटॉमिक नंबर. जो ऊपर लिखा जाता है दैट डिनोट्स विद A एंड दैट इज एटॉमिक मास. अब एक चीज देखिएगा, जब भी कभी हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो चार्ज आता है पॉजिटिव का, और कभी भी जब हम उल्टा जब एक्सेप्ट करते हैं तो चार्ज आता है नेगेटिव का, और जब भी हम डोनेट करते हैं तो हमेशा चार्ज किसका आता है बेटा? पॉजिटिव का. यहाँ पे 2 नेगेटिव का चार्ज डला हुआ है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर जो होगा, जो Z है दैट इज 16, बट क्योंकि 2 माइनस है, माइनस है मतलब ये क्या कर रहा होगा? एक्सेप्ट कर रहा होगा, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है, एक्स्ट्रा है, तो हमारे पास आ गया 18. अब वो बोलता है x जो है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो x हो गया हमारा बच्चा, x हम लोग लिखेंगे x इज 18. नाउ y बोलता है दैट y इज आपका जो y है वो क्या होगा बेटा? वो होता है एटॉमिक मास. क्या हमारे पास जब हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या ले रहे हैं तो एटॉमिक मास पे कोई फर्क पड़ता है? कभी नहीं पड़ता. क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एटॉमिक मास को हम लोग बोलते हैं कि भैया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस करते हैं. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो ऑलमोस्ट इतना निग्लिजिबल होता है कि आप नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वेट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्लस करते हैं. इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो इसलिए हम लोग जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32. तो इसका करेक्ट आंसर होगा x18 एंड y32, दैट इज सी. इसका सी आंसर बिल्कुल हमारे पास में करेक्ट होगा. ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है, इसमें से एक थर्मोडायनामिकली स्टेबल कौन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द कार्बन इज थर्मोडायनामिकली स्टेबल. क्वेश्चन नंबर 77 आप लोग देखिएगा. तो जो ग्रेफाइट होता है बेटा, कोयला स्टेबल होता है, कोल कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता. जो इनमें से स्टेबल फॉर्म होती है दैट इज ग्रेफाइट. थर्मोडायनामिकली स्टेबल का मतलब होता है कि टेम्परेचर इफेक्ट नहीं कर रहा. अगर इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे स्टेबिलिटी चेक करूंगी तो डायमंड स्टेबल है, बट वो लिख रहा है थर्मोडायनामिकली. थर्मोडायनामिकली मतलब हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर की. वर्ड्स देखो, अगर शेप के बेसिस पे करूंगी तो डायमंड टेट्राहेड्रल शेप देता है और कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करता है, मतलब एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, टेट्रावेलेंट होता है. और क्योंकि ये टेट्रावेलेंसी शो कर रहा है और पूरा का पूरा टेट्राहेड्रल बना लेता है, इसीलिए इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, हाईली स्टेबल होता है इन केस ऑफ इनका. अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, थर्मोडायनामिकली ग्रेफाइट इज स्टेबल. ग्रेफाइट को आप कहीं पे भी रखो, किसी भी टेम्परेचर पे रखो, थर्मोडायनामिकली अगर ग्रेफाइट आप रख रहे हो किसी भी टेम्परेचर पे तो उसका शेप कलर चेंज नहीं होता. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 77 का बेटा बी. थर्ड बात करते हैं a colloids. 78th question. A colloid and suspension are heterogeneous mixture. Colloids can be separated from the mixture by the process of centrifugation. Particle of colloids and suspension can be seen by naked eye. The aqueous solution of copper sulfate does not show Tyndall effect. एक एक करके. A colloid and a suspension are heterogeneous mixture. Suspension कोलॉइड होते हैं जो आपस में टकराते हैं. सस्पेंशन जो मिक्स नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज हेट्रोजेनस. हेट्रोजेनस है बिल्कुल ठीक है, होमोजेनस नहीं हो सकता. सस्पेंशन और कोलाइड मिलकर के कभी होमोजेनस मिक्सचर नहीं बना सकते, तो ये ठीक है. कोलाइड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. कोलॉइड्स क्या होते हैं बेटा? अगर किसी भी मिक्सचर में कोलॉइड्स हैं, यानी कि आपस में टकरा कर कोई नया पार्टिकल बना है, तो हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं. सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है हम किसी भी चीज को 2000 आरपीएम पे घुमा देते हैं. ग्रेविटेशन की वजह से हैवी पार्टिकल नीचे आ जाता है और ऊपर की तरफ लिक्विड बच जाता है. तो जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो उस केस के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम पर जितने भी हेवी पार्टिकल्स होते हैं, कोलॉइड्स होंगे, वो बॉटम पे सेटल हो जाएंगे. तो ये करेक्ट है. पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड एंड सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आईज. कोलॉइड्स के पार्टिकल्स हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, ऐसे ही देख सकते हैं कि भाई कोलॉइड्स कैसे मिक्स हो रहे हैं? नहीं देख सकते, ये गलत है बेटा. हम लोग कभी भी
कोलॉइड्स का नेकेड आइज से नहीं देख सकते। नेक्स्ट, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हुआ वो क्या पूछता है, विच स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। तो करेक्ट कौन सी है, 3 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है, दैट इज थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, अ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट में बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन है, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है, वॉलेटाइल नहीं है। ठीक है, इसको अगर मुझे अलग करना हो किसी भी सॉल्यूशन से, तो आराम से भाई इवेपोरेट कर दो, पानी उड़ जाएगा, बाकी बच जाएगा, या इसका क्रिस्टलाइजेशन मेथड कर दो, क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। जैसे हमने कॉपर सल्फेट का क्या था, जिसे ब्लू वाइट्रॉल भी कहते हैं, क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा था कि ब्लू वाइट्रॉल कैसे बनता है, क्रिस्टल्स कैसे फॉर्म होते हैं, वही सेम प्रोसेस हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ, बोथ करेक्ट है, मतलब आप क्रिस्टलाइजेशन भी कर सकते हैं, इवेपोरेशन भी कर सकते हैं। अगर वॉलेटाइल होता, वॉलेटाइल मतलब पानी में घुल के इवेपोरेट हो जाता, तो हम लोग भाई इवेपोरेशन नहीं कर पाते क्योंकि पानी के साथ उड़ जाएगा। जैसे नमक है, दैट इज नॉन वॉलेटाइल, तो वो रह जाता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है, बच जाता है। आप इसकी क्रिस्टलाइजेशन करोगे तब भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इवेंचुअली हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, वाटर का ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये दोनों प्रोसेस करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट पूछ रहा है ना, हाँ, बोथ 1 and 2, दैट इज सी ऑप्शन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा हो, या भाई ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, बोथ आर ऑक्सीडेशन। देन चलो एक एक करके करो। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, आपका जो Fe होता है वो रिएक्ट कर, आपका जो आयरन होता है, आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और ये बना लेता है Fe2O3 का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि मतलब मेरे पास क्या आया, Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड का कॉम्पाउंड आया। फेरस ऑक्साइड है यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट मींस ये ऑक्सीडेशन है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, किसी भी चीज का कंबशन करना, ये हमने पढ़ा भी था क्लासेस के अंदर, किसी भी चीज का कंबशन करना हो, कभी भी कंबस्ट करना हो किसी भी चीज को, तो बच्चा कंबशन के लिए, कभी भी हमें कंबशन करना है तो कंबशन के लिए व्हाट इज द रिक्वायर्ड गैस, दैट इज ऑक्सीजन। अगर मैं किसी का भी ऑक्सीजन सप्लाई कट कर दूं तो क्या वो कंबस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यानी कि भाई बर्निंग ऑफ फ्यूल भी क्या, ऑक्सीडेशन हुआ। रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट्स, हम लोग लेस खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, लेस कुरकुरे अगर हम पैकेट्स खोल के रख दें थोड़े टाइम के बाद सिल जाता है, दैट इज रेंसिडाइज हो जाता है। क्यों सिल जाता है, क्योंकि इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जब इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स ऑक्साइड, दैट मींस ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट, ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स, एप्पल है, एप्पल को काट के रख दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के बाद एप्पल का कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर, इसलिए हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन आयरन से रिएक्ट करेगी, फिर अगेन Fe2O3 बनाएगा और जो हमारे एप्पल है और फ्रूट्स हैं उनका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है बिकॉज ऑफ आई एम सॉरी बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्साइड्स बना लेगा, दैट मीन्स ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉलो कर रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ बेटा, 1 2 3 4 सारे के सारे ऑक्सीडेशन ही शो कर रहे हैं। ठीक, अगली बात करते हैं, एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट इन वाटर, हाइड्रोजन आयंस एंड बेसिक सब्सटेंस। जो हमारा आर्हीनियस कॉन्सेप्ट था, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट बोलता है कि भैया जब हम H2O का ब्रेक डाउन करते हैं, it always break down into H positive and OH negative ion. That means anything which is called as acid, that means having higher amount of H positive ion and less amount of OH negative ions. Although if I'm talking about the bases, bases having high amount of OH negative ions and less amount of H positive ion means both the ions are present, but the amount is higher and one the amount of another one is lower. So that means इससे हमें क्या समझ में आया, that means this concept is given by Arrhenius. So the correct answer is C. Now चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ. Now we are talking about the next question 82. Super phosphate of a lime
अ फॉस्फेट फर्टिलाइजर कौन सी रिएक्शन से बनेगा? ठीक है, हमको क्या बनाना है बेसिकली, हम लोगों को बनाना है, सुपर फॉस्फेट की बात कर रहा है ना, तो हम लोगों को फॉस्फेट ग्रुप लगेगा PO3, PO4 होता है, और सुपर फॉस्फेट है तो H इसकी वैलेंसी को पूरा करेगा। तो अगर मुझे H बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कर देंगे। कैल्शियम फॉस्फेट PO4 का होल ट्वाइस, और इसको रिएक्ट कर देंगे किससे, H2SO4 से। तो ये बन जाएगा बेटा CaSO4। ठीक, तो कहने का मतलब इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। नाउ 83rd क्वेश्चन पे आओ। 83rd क्वेश्चन को पूछ रहा है कि भाई 1.7 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है, ठीक है, इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, डिजॉल्व करता है, एंड 0.58 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस NaCl से रिएक्ट कर रहा है। AgNO3 है हमारे पास 1.7 ग्राम और NaCl है हमारे पास 0.585, which gives out both are mixed in chemically reaction आकर सिल्वर क्लोराइड बनाता है और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। सिल्वर क्लोराइड बनाता है और सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, सोडियम NaNO3 बनाता है, ठीक है। 1.435 ये बनता है और 0.85 ये बनता है, ठीक। अब वो बोलता है भाई आप पहले, सबसे पहले क्या करो, इसको प्लस करके देख लो, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है या कंजर्वेशन ऑफ मास है या मल्टीपल प्रोपोर्शन है या गेलोसैक है या एवोगेड्रो है। ये 5 लॉ होते हैं केमिकल रिएक्शन में। सबसे पहले आप इन्हें प्लस कीजिए, अगर आप इन्हें प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 85 21 2.285, आप इसे प्लस कीजिए 2.285, यही आ रहा है। ठीक है, आप दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों साइड पर हमारे पास जो इन दोनों का एडिशन करके आया, दोनों सेम आया, दैट मीन्स इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो मास जितना यहां पर था वो मास उतना ही वहां पर रहा, चाहे कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका पहला वाला ठीक है। मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है भाई सेम कंपाउंड अगर 2 या 3 चीजें बना रहे हो तो सबका मास उनके रेशियो पे अलग है। रेशियो की तो इन्होंने बात ही नहीं करी, इन्होंने तो सीधा मास दिया, तो मास पे ही बात कर लो। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भैया इन दोनों का उल्टा उल्टा प्रोपोर्शन आ रहा है, वो भी नहीं है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी नहीं है, अलग आ रहा था क्योंकि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग टू नाइट्रोलिम। नाइट्रोलिम क्या होता है, कैल्शियम साइनाइड। जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा नाइट्रोलिम। पहला वो क्या बोलता है, पहला वो बोलता है इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बाइड विद नाइट्रोजन। कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन से ट्रीट करूंगी तो क्या बन जाएगा, CaCN। दूसरा, इट डिकम्पोज इनटू अमोनिया इन सॉइल। जब आप इसको डिकम्पोज करते हैं ना बच्चा, जब ये सॉइल में जाता है, सॉइल में जाकर के क्या कर लेता है, NH4 का कंपाउंड बना लेता है। जब ये NH4 का कंपाउंड बना लेता है तो ये क्या करता है, इजीली उसमें मिक्स हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज एन NPK फर्टिलाइजर। क्या नाइट्रोलिम NPK फर्टिलाइजर है? अगर मैं कैल्शियम साइनाइड की बात कर रही हूँ CaCN2, तो क्या ये आपका NPK फर्टिलाइजर है? NPK का मतलब होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। कहाँ है इसमें फॉस्फोरस, कहाँ है इसमें पोटेशियम, है नहीं ना, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। इट इज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, नहीं, इट इज एन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर जिसे हम कहते हैं। हमने क्या करा, नाइट्रोजन को अलग से लिया, केमिकली ट्रीट किया और केमिकली ट्रीट करके बना दिया, तो इसीलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो करेक्ट होगी हमारी 1 एंड 2, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, TiO2 पिगमेंट होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड पिगमेंट होता है, ठीक है। टर्पेंटिन ड्रायर होता है, नहीं, ये तो थिनर होता है, आपने देखा होगा उड़ जाता है ये। नेक्स्ट,
नैफ्थलीन बॉल्स वाइट वाइट कलर की डालते हैं, क्यों डालते हो कपड़ों में, क्या करती है ऐसा जो कपड़ों में डाल देते हो आप? आसपास के जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं या वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसको पकड़ लेती है। तो ये क्या होता है, ये ड्रायर होता है। एंटी स्किनिंग एजेंट पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल। तो ये तो ठीक है, दो इसमें गलत हैं, बाकी दो ठीक है। क्या पूछ रहा है बाबा? करेक्टली मैच, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, यानी कि 2। नाउ पाइन ऑयल इज यूज्ड एज एंटी फोमिंग एजेंट। पाइन ऑयल इज यूज्ड इन एंटी फोमिंग एजेंट इन इमल्शन पेंट्स। इमल्शन पेंट्स में पाइन ऑयल डलता है ताकि वो फोम ना बना सके। करेक्ट है ये। प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स आर यूज्ड इन इमल्शन पेंट टू डिक्रीज देयर स्टेबिलिटी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं घर में पेंट करवा रही हूँ, मैं घर में पेंट इसलिए करवा रही हूँ या फिर मैं बोल रही हूँ कोलॉइड्स को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि वो स्टेबल ना रहे, स्टेबल नहीं रहे, थोड़ी टाइम के अंदर किसी और चीज से रिएक्ट कर जाए, कुछ और बन जाए। मैंने रेड कलर का पेंट कराया था भाई, वो थोड़े टाइम के अंदर कुछ करके आधा ब्लैक आधा ब्राउन आधा व्हाइट हो गया। ओके है? ऑब्वियसली नहीं। ओके तो नहीं है। ओके क्यों नहीं है? ओके इसलिए नहीं है क्योंकि भाई हम कोई भी चीज स्टेबिलिटी के लिए करते हैं, तो हम किसी की भी स्टेबिलिटी को डिक्रीज नहीं करते हैं। ठीक है, हम ऐसा कभी कोई काम नहीं करते हैं ताकि उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो। जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैंने पहली लाइन ये बोली थी कि हर एटम जब यहाँ पे काम करता है तो वो सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए काम करेगा। तो ये तो इनकरेक्ट है। ठीक है। ड्रायर्स हैविंग ऑक्सीडाइजेबल ऑयल्स एडेड टू इमल्शन पेंट टू एक्सेलरेट ड्राइंग प्रोसेस। ड्रायर है तो ड्राइंग प्रोसेस ही करेगा, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट इज 2। का करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट एंड थर्ड। कहाँ लिखा हुआ है? डी का करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। अब बात करते हैं AlCl3। ठीक है, इसको पढ़ते जाते हैं। वो बोलता है इनमें से कौन सा ल्यूइस एसिड है? AlCl3 एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा? एल्यूमिनियम के पास मतलब ये स्टेबल नहीं होता, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ये लुईस एसिड हो गया। NH3 नाइट्रोजन -3 रखता है, हाइड्रोजन 3 जुड़े हुए हैं, यानी कि इसके पास क्या होगा? इसके पास लोन पेयर्स होंगे। अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये लुईस बेस हो गया। नेक्स्ट PF3, इसके पास भी क्या होता है? इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है तो ये क्या करता है भाई? इसके पास में अनस्टेबल ऑक्टेट रह गया, यानी कि लुईस एसिड हो गया। FeCl3, इसके पास लोन पेयर्स हैं इसलिए लुईस बेस हो गया। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement. Soaps are sodium or potassium salts of long carboxylic acid chain. The properties of catenation and isomer in element carbon are attributed existence of large number of organic compound than inorganic compound. कार्बन बहुत लंबे लंबे चेन्स बना सकता है, इसलिए ऑर्गेनिक से बेटर, मतलब ऑर्गेनिक के अंदर ये काम कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक बट कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होती है। बेटा ये तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है, दैट इज 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक, आगे चलें। Which of the following physical terms employed for the manufacture of paper? पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या करना चाहिए? मैकेनिकल एंड स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी, सरफेस प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, परमेबिलिटी टू फ्लूइड्स। हमको ये सब करना पड़ता है पेपर के लिए। ऑल आर यूज्ड टू मेक पेपर्स। देन सारा होगा 1, 2, 3, 4 सारे होंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट 90th क्वेश्चन। Fe+2HCl gives out FeCl2 and H2। एक एक रिएक्शन लिखती जाती हूँ, एक एक कराती जाती हूँ। Fe+2HCl gives out FeCl2 plus H2। अब वो क्या बोल रहा है? Fe का बताना है ये रिडक्टेंट है या नहीं है। Fe सिंगल अपने मोनोटॉमिक स्टेट फॉर्म में, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। FeCl2 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, इसको x मान लीजिए प्लस -2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की स्टेट हो गई +2। x हो गया हमारे पास में +2, तो यहाँ पर हो गया Fe का +2। हमें सिर्फ आयरन का देखना है। आयरन का देखो 0 से प्लस जा रहा है, 0 से प्लस। प्लस कब होता है? जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं? जब हम डोनेट करते हैं। डोनेट करते हैं तो हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे इसको, रिडक्शन बोलेंगे इसको? रिडक्शन। तो भाई Fe इज रिडक्टेंट, यहाँ पे रिडक्टेंट की तरह काम कर रहा है, करेक्ट हो गया। इसी तरीके से सारे करते जाइएगा।
ZnCuSO4, Cu being reduced, कॉपर निकालोगे रिड्यूस हो रहा है, रिडक्टेंट जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद रिड्यूस हो रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ब्रोमीन, बेटा ब्रोमीन आप यहाँ देखो Br2 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, आयन बना दिया उसको, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, दैट मीन्स ये रिडक्टेंट तो नहीं होगा, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो कार्बन CH4 इज ऑक्सीडाइज, करेक्ट है, C एटम इन CH4 इज ऑक्सीडाइज। मैंने इसको पढ़ करके निकाला है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हम बहुत बारी कर चुके होते हैं, आप लोग इसको एक एक करके ऑक्सीडेशन स्टेट करके निकालिएगा, आपको पता लग जाएगा मैंने कैसे किया है, ठीक है। इसका जो इनकरेक्ट आंसर है दैट इज थर्ड, Br2 इज नॉट रिडक्टेंट, इट इज ऑक्सीडेंट। आगे चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्वियोलाई आर हेल्पफुल इन गैसेस, इसमें से ये गैसेस के साथ हेल्पफुल कैसे होती है। पहला, द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई इज वेरी थिन, एल्वियोलाई की जो लाइनिंग होती है बेटा वो पतली होती है, तभी एक्सचेंज ऑफ गैस हो पाती है ना, तो ये करेक्ट है। इलास्टिक फाइबर आर प्रेजेंट इन एल्वियोलर वॉल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वॉल ऑफ एल्वियोलाई इज सराउंडेड बाय मेनी ब्लड कैपिलरीज, अगर एल्वियोलाई ऑक्सीजन देगा तो किसको देगा, ब्लड कैपिलरीज को ही देगा, तो जब बहुत सारी कैपिलरीज होंगी तभी ये काम कर पाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल ईस्ट्रस साइकिल इज नॉट ऑब्जर्व्ड। देखो पहले तो ईस्ट्रस साइकिल समझते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है बेटा, एक वो साइकिल होती है जो फीमेल बॉडी में होती है, जिसमें एंडोमेट्रियल वॉल हर मंथ पीरियोडिकली ब्रेक डाउन होता है और बॉडीज के बाहर ब्लड डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, पर ये पीरियोडिक होता है एवरी मंथ। बट ईस्ट्रस साइकिल क्या होती है बेटा, ईस्ट्रस साइकिल एक ऐसी साइकिल होती है जो कोई भी जानवर तब स्टार्ट करता है जब उसको प्रेगनेंसी अटेन करनी होती है, वो टाइम जब वो कंसीव करना चाहता है, मतलब कंसीव करने वाला जो ब्रीडिंग पीरियड होता है, ब्रीडिंग टाइम होता है, उस टाइम के अंदर सिर्फ इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, मतलब बॉडी से ब्लीड होता है, एंडोमेट्रियल वॉल का ब्रेकडाउन होना होता है। दैट मीन्स ईस्ट्रस साइकिल सिर्फ एक टाइम पर होगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियोडिक होगी, हर मंथ होगी, बस ये फर्क होता है। जितने भी जानवर होते हैं ना बेटा सब ईस्ट्रस साइकिल करते हैं, बट हमारी फैमिली एप्स, मंकी, ह्यूमंस, चिंपैंजीज, ये सब क्या करते हैं, इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल ही होता है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मंकी। नेक्स्ट, which of the following tissue in plant is usually without protoplasm and regarded as dead cell। जब ये टॉपिक मैंने क्लास में पढ़ाया था तो मैंने 10 बार ही कहा था कि स्क्लेरेंकाइमा पे क्वेश्चन आएगा, अगर टिश्यू से कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो स्क्लेरेंकाइमा होगा, डेड टिश्यू। सिर्फ एक टिश्यू हमारे पास डेड होता है, दैट इज स्क्लेरेंकाइमा। ये टिश्यू हमारे लिए कंप्लीटली डेड रहता है, बिल्कुल एक्टिव नहीं होता। ये क्या करता है, इसमें एक केमिकल होता है लिग्निन, जिसकी इतनी प्रोडक्शन हो जाती है कि इसके बीच में जो हिस्सा होता है प्रोटोप्लाज्म का जो जिंदा होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि भाई ये ऑक्सीजन को आने जाने नहीं देता, जिसके कारण हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी मतलब प्लांट बॉडी सांस नहीं ले पाती एंड इट बिकम्स डेड। तो कौन सा डेड सेल्स है, दैट इज स्क्लेरेंकाइमा। नेक्स्ट, इन विच सेल डज द फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पोमैटोजेनेसिस। ठीक है, अब एक चीज देखना, माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर होता है। माइटोसिस का मतलब होता है जब हमारे पास नंबर सेम रहे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 46 क्रोमोसोम है, मेरे पास 46 ही रहेंगे। मियोसिस होती है जब मेरे पास 46 क्रोमोसोम है एंड इट बिकम्स 23। मुझे इसकी जरूरत क्यों है, जब मुझे गेमीट बनाना है ना, गेमीट बनाना है मतलब जब मैं चाहती हूँ कि भाई स्पर्म बने या एग बने तो 23 चाहूंगी। क्यों, क्योंकि अगर 46 बेटा एग से आया और 46 आया आपका स्पर्म से, तो बच्चे के पास 92 हो जाएंगे, तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है। इसीलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा, हमारे पास मिलियन ऑफ सेल हैं, हर सेल के अंदर हमारे पास बहुत सारे, हमारे पास मिलियंस ऑफ सेल हैं, हर सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है, हर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है। हर क्रोमोसोम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, हर क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मतलब हर न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 46 क्रोमोसोम, उसके पास इतने ही रहने चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं एग या स्पर्म में हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो जाए, 23 और 23 हो जाए, जिसकी वजह से बच्चे के पास फिर से कितने आ जाए, 46। तो हम चाहते हैं मियोसिस वहां हो जहां गेमीट बन रहा है। सर्टोली सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट सेल हैं, इसमें नहीं हो सकता। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी के बाद बनेगा, तो जो वो तो पहली की बात कर रहा है, तो सेकेंडरी कभी पहला तो हो ही नहीं सकता। स्पर्मेटोगोनियम
स्पर्मेटोगोनियम कब बनेगा? जब एंड प्रोडक्ट होगा। तो फर्स्ट क्या आ गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नेक्स्ट, एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। ऑल सेल पोसेसेस सेल वॉल, इसमें से करेक्ट बताना। क्या सबके पास सेल वॉल होती है? तो प्रोकैरियोट सॉरी एनिमल सेल क्या होता है? एनिमल सेल के पास तो सेल वॉल है ही नहीं, गलत हो गया। नेक्स्ट, ऑल सेल हैव राइबोसोम प्रेजेंट इनसाइड, कोई भी सेल होगा राइबोसोम जरूर होंगे, क्योंकि प्रोटीन नहीं बनेगा। आरएनए से प्रोटीन बनाने का काम हमारा राइबोसोम ही करता है, तो राइबोसोम का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ऑल सेल्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, क्या सबके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है? तो फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या? जिनके पास न्यूक्लियस है ही नहीं, उसकी जगह पे न्यूक्लियोइड है, ठीक है। तो इसका करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ऑल सेल्स हैव लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन देम, नहीं यार, प्लास्मिड्स जो होते हैं उनके पास तो सेल्यूलर होता है। यैक हो गया, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गया, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गया। जब मैंने जेनेटिक्स पढ़ाया था तो मैंने सर्कुलर डीएनए ड्रॉ करके दिखाया था इंसुलिन के टाइम पे कि भैया वो इस तरीके का डीएनए बनाता है। दैट मीन सबके पास लीनियर डीएनए तो नहीं होता, यानी कि ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो इसमें करेक्ट क्या हुआ? दैट इज ऑल सेल्स हैव राइबोसोम प्रेजेंट इनसाइड इट, एक करेक्ट हुआ, दैट इज 2 ओनली, यानी कि बी। नेक्स्ट, 96 क्वेश्चन, which part of the plant or flower contribute in a form of false fruit like apple? false fruit का मतलब होता है जो बिना फर्टिलाइजेशन के थैलेमस से ही उग जाए, थैलेमस से उग रहे उसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। 3 टाइप के फॉल्स फ्रूट होता है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू, 3 टाइप के हमारे पास फॉल्स फ्रूट प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें से देखिए बेटा, इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, दैट इज थैलेमस। नेक्स्ट, in which of the following part of organism the process of gases exchange during respiration does not take place? skin of earthworm, मुझे नहीं आता मैम, हमने नहीं पढ़ा, ठीक। गिल्स ऑफ पिल्ला, मुझे नहीं पता, पर मुझे ह्यूमंस का पता है। एल्वेओलाई ऑफ ह्यूमंस और ब्रोंकाई ऑफ ह्यूमंस, मुझे ये पता है कि साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज ऑलवेज एल्वेओलाई। जब मैंने क्लास में पढ़ाया था तब मैंने इस पे क्वेश्चन भी लिखवाया था कि एल्वेओलाई ही होता है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। एक मोटी सी ब्रांच आती है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रांचेस होती है ब्रोंकियोल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, देन एल्वेओलाई। तो ब्रोंकस या ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई क्या होता है? वो पार्ट होता है जो आपकी विंड पाइप से कनेक्ट करता है 2 लंग्स के अंदर, वो सीधा एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो यानी कि मुझे ये पता है भाई ये गलत है, डज नॉट टेक्स प्लेस, यानी कि बी गलत है, ठीक है, बी इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। नेक्स्ट, 98th क्वेश्चन, इसमें से कौन सा पार्ट रिजर्व फ्रूट रखता है, फूड रखता है? इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स बाहर का एरिया है, फूड हमेशा कहाँ होगा? आपके घर में कभी भी डाइनिंग बनाते हैं या किचन बनाते हैं, यूजुअली हम कहाँ बनाते हैं? सेंटर, सो दैट सारे रूम्स उस तक पहुंच सके। तो जो भी चीज सेंटर में होगी ना वहां पर प्रेजेंट होगा। चलाजल एंड होता है, किसी भी स्ट्रक्चर का एंड को चलाजल बोलते हैं, तो गेट पे तो नहीं रखेंगे, फ्यूनिकल एक ओपनिंग होती है। अब बात करते हैं न्यूसिलस। न्यूसिलस एक बीच का हिस्सा होता है जहां जो पूरे ओवल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये बहुत सारा रिजर्व फूड रखता है क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन अ सेंटर, और ये सब जगह पे बराबर बांट सकता है। नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्यूसिलस। नेक्स्ट, which of the following respiratory volume of human lungs is the lowest? चलो, रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है बेटा? नीचे से शुरू करते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100-1200 राउंड, उल्टा। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उल्टा है ये भाई। अगर मैं बात करना शुरू करूं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है या रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो बॉडी में बच जाता है। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 99, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन लंग इज लोएस्ट? सबसे कम किसकी होती है देखते जाते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100-1200 के अराउंड, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500-3000 की रेंज में, टाइडल वॉल्यूम 500, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200-1300 के बीच में। तो सबसे कम किसकी हुई? टाइडल वॉल्यूम, दैट इज 500। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सलेशन, मतलब एक नॉर्मल सांस लेने का तरीका, ठीक। नेक्स्ट 100th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये बायोलॉजी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉल्व गार्ड द ओपनिंग बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी? बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व?
बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व आपकी प्रेजेंट होती है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में। आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो सेमिल्यूनर वॉल्व, ठीक है, जिसको हम पल्मोनरी वॉल्व या आउटिक वॉल्व भी कहते हैं, ये हमारे पास दो वॉल्व होती हैं, आउटिक वॉल्व पल्मोनरी वॉल्व। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस हम इसको आउटिक और पल्मोनरी कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम इसे सेमिल्यूनर कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमारे पास 3 होती है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन हमारे पास 4 होती है। ये पोजीशन में पूछ रहा है भाई, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जा रही है तो पल्मोनरी इसको पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं, बट इसका एक और नाम भी होता है, दैट इज सेमिल्यूनर वॉल्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, दैट इज सेमिल्यूनर वॉल्व। ठीक, ये सारे क्वेश्चन एनडीए के थे जिसमें हमने सारा डिस्कस कर लिया है। जितना भी क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ था बायो और केमिस्ट्री का, ये हमने डिस्कस कर लिया है। आप लोग अपने मार्क्स चेक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, या आपको इनमें से किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं है। फिलहाल मैं इस क्लास को यहीं खत्म करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए टाटा, बाय बाय।